बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। गुज़िश्ता चंद दिनों में डॉलर ने ऊंची उड़ान पकड़ी और मुल्क में महंगाई का एक ना थमने वाला सैलाब उमड़ आया। फिर हमने देखा कि अचानक उसमें रोक डॉलर ने नीचे आना शुरू हुआ और अब रुपए की कदर जो है वो थोड़ी सी मुस्तहकम होना शुरू हुई है। लेकिन ये चीज़ें इनफ नहीं, ये काफ़ी नहीं है और बहुत कुछ है जो हुकूमत को करना पड़ेगा आवाम की बेहतरी के लिए, क्योंकि अभी भी चीज़ें आवाम की पहुंच से बाहर हैं। क्या सोच क्या रही है हुकूमत? और दूसरा, इकॉनमी को बेहतर करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, वो हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, हमारी हाउसिंग इंडस्ट्री है। उसके हवाले से गवर्नमेंट ने क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है, उसकी बेहतरी के लिए हुकूमत क्या करी, क्योंकि वो बड़ा बुनियादी किरदार अदा करती है मुल्क में इकॉनमी की बेहतरी के लिए। आज के प्रोग्राम में पहले से मैं इसको डिस्कस करेंगे। मेहमानों का तारुफ आपसे करवाता चलूँ। डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहबा, ऑनरेबल स्टेट मिनिस्टर हैं फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सैफ खालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सैफ भाई, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमानों ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आगाज़ करूँगा डॉक्टर साहब आपसे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये तो चले एक अच्छा काम हो गया कि रुपया थोड़ा सा मुस्तहकम होना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी मार्केट में बड़ी रूमर्स हैं कि ये थोड़ी देर के लिए चीज़ें फिर वैसी हो जाएंगी। तो ज़रा बताइएगा कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया अब अचानक के रुपया मुस्तहकम होना शुरू हुआ, और आने वाले दिनों में क्या इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी? हमारे रहीम, देखिए अब इम्पोर्टेंट सवाल है, उसका जवाब सर मैं तहम्मुल से आपको दूंगी। जी प्लीज। देखिए, डॉलर जो है इस वक्त जो डिटर्मिन होता है वो उसके तनासब रुपए से वो गवर्नमेंट नहीं करती, उसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं होता। वो होता है डिमांड और सप्लाई पे। स्टेट बैंक ने उसको मार्केट पे छोड़ा हुआ है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन कोई होती है तो फिर वो मैनेज करते हैं, वरना वो मार्केट पे नहीं देता है। तो हुआ क्या है जिसकी वजह से इतना तेजी से डॉलर बढ़ना था? जो डिप्रिसिएशन हुआ था वो तकरीबन आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा हुआ, हम सबको एहसास है और हमारे लिए एक बड़ा कंसर्न था। वो कुछ उसमें जो इस अरसे में डिप्रिसिएशन हुआ है तकरीबन कोई 24% हुआ है। आधा इसमें से तकरीबन इंटरनेशनल वजूहात की वजह से हुआ, क्योंकि इंटरनेशनल इन्फ्लेशन बहुत हाई जा रहा है। अमेरिका में इन्फ्लेशन 20 ईयर हाई है, यानी 28 साल में इतना ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं हुआ। तो उन्होंने अपना डिस्काउंट रेट बढ़ा के डॉलर स्ट्रेंथन किया है। तो जब उनका डॉलर बढ़ा तो सारी दुनिया की करेंसी उसके मुकाबले में वीकन हुई। पाकिस्तानी रुपया भी ज्यादा कमजोर हुआ और हम देख रहे हैं कि डिप्रिसिएशन काफी हुआ और रुपया गिरा डॉलर के मुकाबले में। और आप देखिए एक स्टेज तो वो भी आ गया था, तकरीबन यूरो जो है वो डॉलर के बराबर हो गया। पाउंड स्टर्लिंग यूरो सब अफेक्टेड है। लेना बाकी टका और हमारा रुपया तो और भी ज्यादा अफेक्टेड है। तो खैर एनीवे, ये आधी बात तो वजह ये थी। तो ये दूसरी जो आधी डिप्रिसिएशन, उसकी वजह डिमांड सप्लाई की जरूरत थी। मार्केट में जो डॉलर का इनफ्लो था वो इतना नहीं था जितना मार्केट में डॉलर की जरूरत पड़ रही थी बाहर ले जाने के लिए, इसलिए कि हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी से बढ़ रही थी, बहुत हाई लेवल पे थी। जो एक्सपोर्ट्स का अर्निंग्स थी वो उसको फाइनेंस नहीं कर पा रही थी, रेमिटेंसेस वगैरह से मिलके भी इतने हमारे पास नहीं थे कि हम पूरी इंपोर्ट्स को फाइनेंस करें। तो उसको मैनेज किया गया है जरूर। आपको भी पता है कि थोड़ी सी इंपोर्ट को कंप्रेस किया गया, और आपको ये भी पता है कि उसकी एक बड़ी जो इंपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ी है। और इस दफा जो हमारा करंट कम डेफिसिट है तकरीबन $17 बिलियन का हो गया, जो कि रिकॉर्ड लेवल पे है, काफी बहुत हाई है। उसको मैनेज किया गया है और अब अल्हम्दुलिल्लाह इंपोर्ट्स कम हुई है। और फॉर्चुनेटली जो ज्यादा इंपोर्ट्स हो रही थी पिछले महीने में वो थे एनर्जी रिलेटेड, क्योंकि टाइम पे RLNG नहीं खरीदा गया। फिर उसके बाद फ्यूल और बाकी चीजें जो बिजली बनाने के लिए जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेनी पड़ी, तो वो हमें हाई प्राइस पे लेनी पड़ी, इसलिए कि इंटरनेशनल ग्लोबल सुपर साइकिल चल रहा है। तो उसकी वजह से इम्पोर्ट्स बहुत ज्यादा शूट अप हुई थी, वो मैनेज हुआ है। अब उस पर कंट्रोल आया है, तो आप देख रहे हैं कि रुपया मुस्तहकम हुआ है। तो गवर्नमेंट की कुछ मैनेजमेंट भी रही, इसलिए स्टेट बैंक ने भी साथ दिया है और अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। हमने अच्छी मैनेजमेंट उस लिहाज से करी है कि चीजों को
कंट्रोल किया जो जरूरत वक्त थी, और हमारे जो अब मेजर्स थे वो थोड़े रंग लाना शुरू हुए, उनमें सक्सेस, उनके नतीजे निकलने लगे, कुछ सक्सेस उसकी नजर आने लगी है। तो अब हमारा ख्याल ये है, अब इंशाल्लाह IMF का प्रोग्राम भी ऑन बोर्ड है, तो मार्केट में परसेप्शन भी अच्छा है। जो पैनिक की अगर क्रिएट हो रही थी वो अब नहीं होगी, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क मुस्तहकम हो रहा है और बेहतरी की तरफ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब मेरे साथ रहिएगा। इम्पॉर्टेंट एक सेक्टर है हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हमारा हाउसिंग सेक्टर, और वो बड़ा मेन रोल प्ले करता है मुल्क की इकानमी के अंदर। सैफ खालिद साहब, सैफ सही, अगर आप थोड़ा सा बता सकें कि करंट सिचुएशन में, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, करंट सिचुएशन में हमारा हाउसिंग सेक्टर, हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर, वो कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है जो आप समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द डे को फौरी तौर पर एड्रेस करनी चाहिए? थैंक यू वेरी मच हैदर हयात खान, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने मौक़िफ़ का इज़हार कर सकूं अपने इंडस्ट्री के बिहाफ पे, और डॉक्टर साहब के साथ अपने खदशात जो है वो शेयर कर सकूं। देखिए, हाउसिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारा जो सेक्टर है इसके अंदर प्रोजेक्ट का एक लाइफ साइकिल जो है 3 ईयर से 5 ईयर्स के पीरियड के अंदर जाके कंप्लीट होता है जी। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि 2021 में जितनी भी फिजिबिलिटीज कंस्ट्रक्शन की बनी थी वो सारी फिजिबिलिटीज जो है वो इस वक्त जो है वो सारी की सारी जो है ना वो कॉस्ट ओवररन में चली गई हैं। और कॉस्ट एस्केलेशन रीजन भी 2 रीजंस हुई हैं उसके अंदर। एक तो ये है कि गवर्नमेंट का जो शिफ्ट हुआ है उसके नतीजे में एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट होने के नतीजे में जो एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस था पाकिस्तान की मार्केट के ऊपर, स्पेशली जो हमारे सेक्टर जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन, एक तो वो कॉन्फिडेंस उनका शेक हुआ, और उसके बाद जो डॉलर की एप्रिसिएशन या रुपए की एप्रिसिएशन का मामला हुआ, तो उसके नतीजे में अल्टीमेटली हमारी 2 मेजर इनपुट्स हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर, एक स्टील है और एक सीमेंट है। और वो दोनों जो इंडस्ट्रीज हैं वो प्राइमरी उसमें इंपोर्ट का भी वॉल्यूम आता है, और जो उनकी जो एनर्जी कॉस्ट है वो भी डायरेक्टली इंपोर्ट बेस्ड सारे उस पे कोल पे होती है। जिसके नतीजे में ये हुआ कि इस वक्त स्टील जो है वो 2,36,000 रुपए पर टन पे, और बैग जो है वो तकरीबन 1,100 रुपए पर टन पे जा चुका है। जिसके नतीजे में हमारे जितने भी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स थे उनकी जो बजट्स थे वो ऑलमोस्ट हमारी कॉस्ट हर प्रोजेक्ट की तकरीबन जो है वो 40 से 50% जो है वो ऊपर चली गई है। तो इस वक्त जो है इस मौजूदा सूरत हाल में जब तक के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंश्योर नहीं हो जाती, हमारे लिए तो ये भी मुमकिन नहीं है कि हम अपनी फिजिबिलिटीज को दोबारा से किस तरह से रीवैल्यूएट करें। जब तक कि प्राइसेस अनसर्टन नहीं होंगी इनपुट्स की, या सर्टेनिटी नहीं आएगी प्राइसेस में इनपुट्स की, उस वक्त तक हमारा सेक्टर जो है वो कतन भी जो है वो। ठीक है, मैं इसी पॉइंट पे पहले डॉक्टर साहब का जो है वो जवाब ले लूँ सैफ भाई, फिर मैं वापस आपके पास आता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने सैफ साहब की गुफ्तगू सुनी, क्या कमेंट करेंगी, क्योंकि ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं जो उन्होंने रेज किए हैं। ये आपके कंसर्न इम्पोर्टेंट है, और ये सिर्फ इसी इंडस्ट्री के कंसर्न नहीं, ये जनरल कंसर्न है पूरी इकोनॉमी के बारे में। और आपको मैं ऑलरेडी सारी डॉलर जो के मुकाबले में जो रुपया गिरा है वो मैंने अभी आपको तफसील से बताया कि उसकी वजूहात क्या थी, और ये कि हम खुद बहुत इस बारे में कॉन्शियस हैं कि ये चीज अच्छी नहीं है, इसको थोड़ा डॉलर के मुकाबले में रुपया को मुस्तहकम होना कराना जरूरी है। कुछ मार्केट परसेप्शंस की वजह से भी चीज स्नोबॉल होती है, और एक एक्सपेक्टेशंस की वजह से जो परसेप्शंस होते हैं उसकी वजह से भी इफेक्ट होती है। तो अब हम इस पे अल्हम्दुलिल्लाह पेशरफ्त तो आपको जो की है वो मैं अभी बता चुकी हूँ आपको। गवर्नमेंट ने मैनेज किया है और अपना बजट डेफिसिट भी मैनेज किया है, IMF को भी लेकर आए हैं ऑन बोर्ड, जो कि बिल्कुल प्रोग्राम सस्पेंड करके चले गए थे, जिसकी वजह से भी मार्केट पे थोड़ी सी जिटरी हो रही थी कि पता नहीं अब क्या एक्सटर्नल फाइनेंशियल नीड्स कैसे मीट होंगी। तो वो सब हमने किया है और उसमें पेशरफ्त हुई है। IMF का प्रोग्राम भी आ गया और एक्सटर्नल इनफ्लोस भी बढ़ गए, कुछ बाहर के ममालिक भी इन्वेस्ट करने के मूड में है पाकिस्तान में, जो उन्होंने बड़ी पेशरफ्त करी है इससे, और पॉजिटिव हमें सिग्नल्स दिए कि हम आ रहे हैं इंशाल्लाह। देखें तो ये सारी चीजें जो है वो अब हमको उस ट्रैक पे ले जा रही है, उस तरफ ले जा रही है जो कंस्ट्रक्शन और बाकी इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज की कंसर्न्स को एड्रेस कर रही है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आप कता कलामी की माजरत, यहाँ पे हम किसी भी बिजनेस कम्युनिटी में से किसी से भी बात करें,
تو ایک جو میجر پوائنٹ ریز ہو رہا ہے وہ روپے ڈپریسیشن کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل انسرٹینٹی کی بڑی بات ہو رہی ہے. ابھی گورنمنٹ چونکہ یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ ہم نے ٹینیور کمپلیٹ کرنا ہے, اور انلیس کوئی بڑا کوئی میجر ایسا ایونٹ نہ ہو جائے, ایسا کوئی پریشر نہ آپ پہ آ جائے, آپ لوگ اسمبلیز ڈیزالو نہیں کرنے لگے. آپ لوگوں کی کوشش ہے کہ آپ لوگ ٹینیور کمپلیٹ کریں. مشکل فیصلے بھی آپ لوگوں نے کر لیے, سیاسی مار بھی اس کی آپ لوگوں کو پڑ گئی. ابھی آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بزنس کمیونٹی کا اعتماد دوبارہ بحال کروانے کے لیے کہ آپ ان کو آن بورڈ لیں, ان کو بٹھائیں, ان کو اعتماد دلائیں کہ اب کچھ نہیں ہونے لگا, ایٹ لیسٹ اس گورنمنٹ کی ٹینیور کی کمپلیشن تک ہم لوگ کہیں نہیں جا رہے, تو آپ لوگ بے جھجک ہو کر انویسٹ کریں, تو بزنس کمیونٹی اپنے پلانس کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کرے؟ جی ضرورت تو ہے, ہم کوشش بھی کر رہے ہیں, بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ اس طرح کی پولیٹیکل انسرٹنٹی جو ہم خود احساس ہو رہا ہے کہ یہ فیڈ ان کرتی ہے. دیکھیے پولیٹیکل انسرٹنٹی اکنامک انسرٹنٹی کو ہوا دیتی ہے, اور اکنامک انسرٹنٹی جو ہے مزید پولیٹیکل انسرٹنٹی کی طرف ملک کو لے جاتی ہے. تو یہ ایک دوسرے کو فیڈ ان کر رہے ہیں کہ ملک کے لیے قطعی طور پہ ہم متحمل ہے ہی نہیں پاکستان اس چیز کا. ہمیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اعتماد دلایا جائے, لوگ اپنے پیسے لائیں, ملک کے اندر لائیں, اپنی ایکسپورٹ پروسیڈ کو واپس ملک لے کر آئیں, اب باہر سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چاہے, پاکستانی انویسٹ کریں, یہ امپورٹنٹ ہے. اور ایکسپورٹس بڑھے, ایکسپورٹیبل سرپلس بڑھے, ایکسپورٹ پروسیڈ بڑھے, لوگ اپنے ریمیٹنسز بھیجیں, یہ سب اعتماد کی باتیں ہوتی ہیں, یہ دلانا ضروری, ہم کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ کچھ اس طرف پیش رفت ہوئی ہے. دیکھیے جو فیکٹرز ہو رہے ہیں وہ تو پولیٹیکل فیکٹرز آپ کے سامنے ہی ہیں. ہم اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں, فائنانس منسٹر بھی جا کے بار بار کہہ رہے ہیں, باقی اکنامک ٹیم بھی بار بار جا کے کہہ رہی ہے, پرائم منسٹر بھی سامنے آ رہے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم کولیشن گورنمنٹ جو ہے اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس کو پھٹ کے جانے کا. ہم آئے ہیں مشکل حالات میں, ہم رکیں گے اور ہم اپنے طور پہ بیسٹ کر کے جانا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ساتھ رہیے گا. میں سیف بھائی اینڈ پہ مختصر آپ ذرا کی جو آپ کے مطالبات ہیں گورنمنٹ سے وہ آپ بتا دیں تاکہ ہم ڈاکٹر صاحبہ کے سامنے وہ رکھیں, اور اس کے بعد کیونکہ ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر صاحبہ بھی میرے خیال اس وقت ایک میٹنگ میں موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر جو ہے وہ کنسٹرکشن کی جو کہ کاسٹ بہت اوپر چلی گئی ہے, تو دو طرح کی فیسیلیٹیشنز جو ہے وہ اس سیکٹر کو ملنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو سیریسلی سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ان پٹس جو ہیں اس سیکٹر کی یعنی اسٹیل اور سیمنٹ اس کی پرائسز کو کیسے ریشنلائز کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلا ہمارا اہم مطالبہ ہے. اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اس سیکٹر کو جو ہے وہ فارملائز اس طرح سے کیا جائے کہ جو ڈیولپرز اور جو بلڈرز بلڈ ریئل اسٹیٹ یعنی کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں ان کو انسٹیٹیوشنل فائنینسنگ جو ہے وہ ایزی ٹرمز پہ اویلیبل ہونی چاہیے, تاکہ وہ جو ہے آسان ٹرمز کے اوپر بینکوں سے فائنینس حاصل کر سکیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کر سکیں. ادروائز ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم اپنی ایکوٹی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پاکستان میں کنسٹرکشن کا جو بزنس ہے اس کو جاری رکھ سکیں. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, دونوں بڑے میرے خیال ہے جائز مطالبات ہیں سیف خالد صاحب کے, تو کیا گورنمنٹ اس حوالے سے کچھ سوچے گی, آپ اس کو ڈسکس کریں گے؟ اس پہ آلریڈی دیکھیے کچھ اسٹیٹ بینک کی جہاں انہوں نے فائنینسنگ کی بات کری, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی آلریڈی کچھ اسکیمز لانچ ہوئی ہوئی ہیں, اور جب یہ کووڈ کے بعد ریوائول کے لیے کچھ اسکیمز لانچ ہوئی, پھر اس کے بعد ہاؤسنگ کے لیے اسپیسیفک میں بھی کچھ اسکیمز لانچ ہوئی ہیں, وہ اسٹیٹ بینک کنٹینیو کر رہے ہیں اور وہ تو اس طرف مزید بھی سوچا جا سکتا ہے. تو یہ تو بات بالکل فائنینسنگ کی جائز بات ہے, اور اس پہ ہم جسے کہنا چاہیے اسٹیٹ بینک سے مزید بات کی جا سکتی ہے. وہی بات یہ ہے کہ اس وقت کاسٹ آف جو فائنینسنگ کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیے میں آپ کو تو سچ بتا رہی ہوں, سچ کے علاوہ تو کچھ نہیں کہنے والی ہوں. انٹرنیشنلی اس وقت کیونکہ انفلیشن بڑھا ہوا ہے اور یہ گلوبل یہ یوکرین وار کی وجہ سے سپر سائیکل کی وجہ سے ممالک جو ہیں وہ اپنا پالیسی ریٹ بڑھا رہے ہیں, انٹرسٹ ریٹس بڑھا رہے ہیں. یہ ہم صرف نہیں کر رہے, ہم نے نہیں کیا صرف, یہ ساری دنیا میں آپ دیکھیں کوئی جگہ آپ ایسے بتا دیں جہاں تو الٹ ہو رہا ہو. یہ تو ایک حالات ہی اس طرح گلوبل چل گئے ہیں. اس لیے اب ہمیں کنسیشنری فائنینسنگ دینا اس پہ ذرا اس لیے اسٹیٹ بینک پالیسی کی جو پالیسی
कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन कमेटी, वो इंटरेस्ट रेट्स को डिटरमिन कर रही है इन लाइट्स में उनके इन्फ्लेशन की। उसमें भी हमारा कोई इस वक्त डायरेक्ट रोल गवर्नमेंट का ऐसा नहीं था, हमने उनसे कह दिया तो इंटरेस्ट रेट कम जो हुआ हमें कर देंगे, ठीक है। ये तो फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमिन करते हैं। अलबत्ता कुछ इंडस्ट्री सारी के लिए हम दिल से चाहते हैं कि स्टेबलाइजेशन और हो, कुछ इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। इस वक्त स्टेट बैंक खुद ये कह रहा है कि हम थोड़ा थोड़ा इसको मैनेज करके रखना चाहते हैं। अब देखिए इंटरनेशनली किस तरफ जाती है बात और हम फिर किस तरह इसमें आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी को आगे ले जाना मकसद है। हम चाहते हैं कि जॉब्स क्रिएट हो, हम चाहते हैं कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेन हो। बहुत ज्यादा ग्रोथ इस वक्त आप तवक्को करें कि बहुत ज्यादा हो जाए तो ये अनरियलिस्टिक हो जाएगा, इसलिए कि ये इस वक्त बैनुल अक़वामी रुझान भी रिसेशन की तरफ है, बिल्कुल ग्रोथ की तरफ है। तो जो हो सकेगा हम इंशाल्लाह इनकी बातें सुनेंगे भी और उसको देखेंगे भी कि किस तरह हम इसको हेल्प आउट कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बाकी इकोनॉमी के साथ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए किसी तौर पर वक्त निकाला। सैफ खालिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे।